प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। पिछले प्रोग्राम में हमने बाय टू लेट प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी और बताया था कि हमारा आइंदा प्रोग्राम जो है वो बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में होगा। आज का मौजू बहुत अहम है और इसके बारे में जनाब खालिद महमूद साहब जो कि माहिर टैक्स चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं और अपने शोबे के क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। आप हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एजुकेट भी करते हैं, मशवरे भी देते हैं, रहनुमाई भी करते हैं और आज हम इनसे बात करेंगे बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में। ये हमें मुफीद मालूमात देंगे और इस सिलसिले में अगर आपके जहन में कुछ सवाल है हमारी इस गुफ्तगू के पहले हिस्से से मुतालिक तो दूसरे और आखिरी हिस्से में आपकी टेलीफोन कॉल्स भी हम लेंगे और आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर जनाब खालिद महमूद साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मौजू बहुत अहम है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा एजुकेट कीजिए कि व्हाट इज़ दिस बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन। थैंक यू। जैसे आपने ज़िक्र किया, हमने पिछले प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था कि आज का मौजू बहुत अहम है। जो लोग प्रॉपर्टीज़ के मामलात को देख रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं, एक से ज़्यादा हैं। मोस्टली जो बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ लैंडलॉर्ड हैं, जैसे जिनके पास 10, 12, 15 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, तो उनके लिए ये बड़ा अहम मौजू है। और ये जो बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन है कि आपका जो प्रॉपर्टी का टोटल बिजनेस है, उसको इन्वेस्टमेंट बिजनेस बोलते हैं। आप इसको किस तरह सारी प्रॉपर्टीज़ को कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक, और वो टैक्स एफिशिएंट हो, स्टैम्प ड्यूटी एफिशिएंट हो, और फिर आगे जाके जो उसकी शेयर होल्डिंग है कंपनी की, उसके आप उसको आगे जनरेशनल सक्सेशन प्लानिंग में लेके जा सकते हैं। ठीक, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन बेसिकली बुनियादी तौर पर बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ को जब आप कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं टुगेदर विद लोन, तो इस सारे अमल को आप बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन कह सकते हैं। ठीक। इसकी जो अफादियत है या इसकी जो अहमियत है टैक्स प्लानिंग के सिलसिले में, ये कितनी अहम बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस वो हैं उनके पास। अब लोगों को ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं 10, 12 किसी की प्रॉपर्टीज़ हैं तो कोई कंपनी बना के उसमें डाल दें। तो टैक्स प्लानिंग के मामला इस सिलसिले में क्या मशवरा देते हैं, क्या रहनुमाई करते हैं हमारी? हाँ, क्या ऐसा करना ठीक है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसमें बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन का जो पूरा एक फीवर चला हुआ है पिछले 3-4 साल से, उसका मेन वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने रूल बदल दिए थे। सेक्शन 24 के मुताबिक जो आपका लोन इंटरेस्ट है, अच्छा, जो मोर्गेज इंटरेस्ट है, वो अब एलिजिबल नहीं है। 6 अप्रैल 2020 के बाद वो आपके ख़र्चे के तौर पर फुली एलिजिबल नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर आप 40% टैक्स पेयर हैं तो आपको 40% रिलीफ उस इंटरेस्ट पर नहीं मिलता। ठीक, ये भी मैं बताता चलूँ चलते चलते कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। अच्छा, ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर आप 40% टैक्स पेयर हैं या 45% टैक्स पेयर हैं तो उनके लिए आपको रिलीफ मैक्सिमम 20% फिर भी मिलेगा। अच्छा। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, इस तरह नहीं है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी और कमर्शियल लोन्स हैं, ठीक, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक इसकी मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपके पास बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़र्ज़ करें 12 आपके पास या 10 या 12 आपके पास रेजिडेंशियल हैं और 2 या 3 कमर्शियल हैं और सब के ऊपर लोन्स हैं। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लोन हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फुली एलिजिबल है, 40 या 45% टैक्स रिलीफ मिलता है उसके ऊपर। अच्छा, ये ध्यान में रखना। ये वजह थी कि लोगों ने सोचा कि अगर एक मिसाल ले देता हूँ कि अगर बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन आपका बाय टू लेट आपका बिजनेस है जी, आपके पास फ़र्ज़ करें 15 या 20 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, और आपको 200,000 पाउंड रेंट आ रहा है। आपका लोन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, अज्यूम करें वो 90,000 पाउंड है। अच्छा, अब 90,000 पाउंड के ऊपर आपको 40% टैक्स रिलीफ नहीं मिलना। अच्छा, तो इसलिए कहा गया कि जनाब आप अपनी सब प्रॉपर्टीज़ कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र कर दें और कंपनीज़ के अंदर जो इंटरेस्ट है वो फुली अलाउबल होगा एज एक्सपेंस। तो ये सबसे बड़ी वजह थी कि लोगों ने सोचा कि एक तो कंपनीज़ के अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स 19% है, अच्छा, एज ए पर्सनल टैक्स आप जो 40 या 45% टैक्स दे रहे थे, तो लिहाजा
ये जो पूरा इनकॉर्पोरेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये पिछले 3-4 साल से ही स्टार्ट हुआ है। तो क्या इसमें कोई हद मुकर्रर है कि इतनी प्रॉपर्टीज़ जो बाय टू लेट हैं वो इस तरफ जाएं वो लोग, या इसके लिए 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ वाले भी ये ऑप्शन जो है इसकी तरफ जा सकते हैं? हाँ, या ये उसके लिए कोई मुख्तलिफ ज़ाब्ते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना, अब फ़र्ज़ करें एक आदमी है वो 40% टैक्स पेयर है, उसकी रेंटल इनकम फ़र्ज़ करें 2 प्रॉपर्टी से आ रही है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है या उसका कोई और बिजनेस है और 40% टैक्स पेयर है। अब वो सोचता है कि जनाब अब जो मेरी 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ ये एलिजिबल नहीं है 40% के लिए, तो लिहाजा मैं भी इसको कंपनी में डाल देता हूँ। अच्छा, कंपनी में डालेंगे, जब भी आप प्रॉपर्टीज़ को कंपनी में डालेंगे 2 टैक्सेस आपको लाजमी देने हैं। ठीक। एक है कैपिटल गेन टैक्स, एक है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी, बिल्कुल ठीक। और इसमें कोई रिलीफ नहीं है। बहुत सारे मौक़ों पर हमने ये देखा है, अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मिस सेलिंग भी हो रही है। ठीक। जिसके पास चंद प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनको कह रहे हैं कि जनाब आपको रिलीफ मिल जाएगा, हम आपको रिलीफ लेके देंगे, कैपिटल गेन भी ज़ीरो हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी भी ज़ीरो हो जाएगी, बेशक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। चूँकि ये हस्बैंड वाइफ के नाम पर जॉइंट है, हम इसको स्टैम्प ड्यूटी रिलीफ भी ले देंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास मिनिमम 9 से 10 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अच्छा। और उसके भी आगे बिज़नेस के रूल्स हैं, इसको हम आने वाले चंद मिनट्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांसफ़र बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा और एट मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी। लेकिन बाद लोग ये इसको इस दूसरे जाविये से देखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 या 5 मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है वो भी मैंने बनाई है, मेरे ही एसेट्स हैं, मेरी ही चीज़ें, मैं उठा के उनको इस मेज़ से उस मेज़ पे रख देता हूँ, तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी या इसके अंदर जो है वो टैक्स या इसके अंदर और जो बाकी चीज़ें हैं वो पेचीदगियाँ क्यों हैं इसमें? इतना सादा नहीं है। लिमिटेड कंपनी इज़ लाइक इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक। जैसे आप थर्ड पार्टी को आप ये सेल कर रहे हैं, तो जब आप थर्ड पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करें फ़र्ज़ करें, तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जैसे हमने वेरी फर्स्ट प्रोग्राम में कैपिटल गेन को जिक्र किया था, डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर उसको, चूँकि आपकी कनेक्टेड हैं आप कंपनी के साथ, तो कनेक्टेड पर्सन रूल अप्लाई होंगे और आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स और फिर स्टैम्प ड्यूटी भी मार्केट वैल्यू के ऊपर देनी पड़ेगी। ये इस तरह सादा नहीं है कि जनाब एक ही ऑप्शन है जिसमें नो गेन नो लॉस के ऊपर, नो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अज्यूम कि उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, वो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ट्रांसफ़र जो है वो कैपिटल गेन और स्टैम्प ड्यूटी फ्री है। This is only one example, only one exemption. Any other transfer to sons, to daughter, to anybody, even limited company जैसे आपने जिक्र किया, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स must be paid, stamp duty will be due, not only stamp duty will be due, आजकल चूँकि स्टैम्प ड्यूटी रिलीफ भी मिल रहा है, अप टू 500,000 जो नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी है वो आजकल फ्री है अप टू 31 मार्च 2021 तक। ठीक। लेकिन उसके ऊपर 3% सरचार्ज भी वो भी ड्यू है। ठीक। तो लिहाजा ये इतना सादा नहीं है कि मेरी ये प्रॉपर्टीज़ थी मैं अब कंपनी में डाल रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है। बिल्कुल टैक्सेस हैं। तो लोन और इंटरेस्ट की जो अदायगी है उसको फिर टैक्स प्लानिंग में किस तरह किया जाता है? अगर फ़र्ज़ करें किसी की प्रॉपर्टी और वो कंपनी में डाल रहा है तो उसको क्या रिलीफ मिलता है इस सिलसिले में? हाँ, उसके मतलब ये मैं बताना चाहूँगा कि जो लोन है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपके लोन्स हैं, जब आप ट्रांसफ़र करते हैं इनटू लिमिटेड कंपनी, वो लोन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अच्छा। उसके लिए आपको उस लेंडर के पास जाना है, उनसे कंसेंट लेनी है। जब आप कंसेंट लेने जाएंगे वो कहेंगे कि जनाब ये लोन हमने आपको पर्सनली आपको या आपकी मिसेज को दिया था। जी बिल्कुल। चूँकि आप लिमिटेड कंपनी एक इंडिपेंडेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी जैसे होती है पर्सन है, उसके लिए आप नया लोन अप्लाई करें। यानी वो जो पर्सनल लोन था उसको कमर्शियल लोन या बिजनेस लोन के तौर पे वो डील करेंगे फिर? बिल्कुल। और वो जर्नली अलाउ नहीं करते, ट्रांसफ़र नहीं अलाउ करते, फिर वो आपको नया लोन, नई अरेंजमेंट फ़ी, हर चीज़ देनी पड़ती है। अगर किसी ने ऐसा कर रखा है तो फिर उसमें क्या पेचीदगी है और ये उनके इल्म में आ जाए?
उसमें पेचीदगी ये है कि फ़र्ज़ करें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट बनाएं, उसमें उसके ज़रिए सारे लोन जो हैं वो आप कंपनी में ट्रांसफ़र कर दें। लीगली वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, वो आपके नाम पर ही रहेंगे, कंपनी के नाम पर नहीं जाएंगे। बेनिफिशली वो लोन आपकी कंपनी में चले जाएंगे। ठीक, ये एक ऑप्शन, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, उसमें जो कबाहतें हैं उसमें मेरे ख्याल में 3-4 मसले हैं। अच्छा, पहला मसला ये है कि जब HMRC चैलेंज करेगा उसको कि जनाब ये इंटरेस्ट अलाउेबल नहीं है कंपनी में अगेंस्ट रेंटल इनकम, वो इसलिए अलाउ नहीं है कि ये लोन कंपनी के नाम पर नहीं है। अच्छा, तो जब वो डिसअलाउ कर देंगे तो आपको उस कॉर्पोरेशन टैक्स के ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। जो डिसअलाउ किया है, फॉर टोटल इंटरेस्ट था मेरी मिसाल में, अगर 200,000 रेंट है, 90,000 पाउंड उसका इंटरेस्ट दिया था, वो कंपनी ने पे किया। अब वो 90,000 पाउंड को एक डिस्ट्रीब्यूशन गिनेंगे और उसको डिविडेंड गिनेंगे, उसके ऊपर आपका पर्सनल टैक्स भी लग सकता है। ठीक, ठीक, तो इस तरह बहुत सारी और बातें हैं, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप पिछले लोन सारे पे करें, ठीक, एक नया लोन कंपनी के ज़रिए लें। उसके भी लीगल तरीके हैं, नोवेशन एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ता है, उसके ज़रिए ट्रांसफ़र करें, वरना फिर भी मसाइल हो सकते हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने अगर गलत एडवाइस ले रखी है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं और कंपनी उन्होंने बना ली, उसमें डाल दी वो, और फिर वो किसी आप जैसे प्रोफेशनल के पास आया और जब बताया कि आप तो एलिजिबल ही नहीं हैं ये करने के लिए, और आगे जाके आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, तो उस सूरत में आप क्या एडवाइस करते हैं? जो पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, जो गलत एडवाइस लेके गलत कंपनी बना के गलत टर्म्स कंडीशन पे जो है वो हो गया, तो उसका कोई उसको दुरुस्त करने का तरीका है? हाँ, उसमें आप देख सकते हैं किस लेवल पर आपकी वो ट्रांजैक्शन हुई है। अगर लीगल ट्रांसफ़र नहीं हुआ अभी तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको आगे जाके उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। चूँकि आपकी जो एलिजिबिलिटी थी बिज़नेस के तौर पर वो पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो एक और बात मैं बताता चलूँ इसी पॉइंट में कि जैसे अगर आप प्रॉपर बाय टू लेट बिज़नेस चला रहे हैं। अच्छा, ये बाय टू लेट जो है ये एक बिजनेस है या ये यानी बिजनेस एक्टिविटी है या बगैर बिजनेस की एक्टिविटी है? इसको HMRC वाले कैसे डील करते हैं? एज ए बिजनेस डील करते हैं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है इस हिसाब में कि असल में बाय टू लेट जो आपकी एक्टिविटी है, जी, अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी 10-12 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, और आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फर्क है आप मिनिमम 20 आवर्स उसमें स्पेंड कर रहे हैं, ठीक, और आप लेट भी खुद कर रहे हैं, रिपेयर भी खुद करवाते हैं, रेंट भी खुद इकट्ठा करते हैं, एग्रीमेंट वगैरह हर चीज़ प्रॉपर्टी डीलर को नहीं दिया आगे, आपने प्रॉपर्टी डीलर को नहीं, फिर आपका एलिजिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा मसलन वो ये कह सकते हैं कि आप एजेंट के थ्रू आप कर रहे हैं अगर लेट, तो उसको कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। या पैसिव इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ बिजनेस। तो बिजनेस क्राइटेरिया के लिए 2013 में एक कोर्ट केस हुआ था, जिसमें उसको रमजे वो केस कहते हैं। तो उसमें उन्होंने देखा था कि भाई अगर आपकी ये शर्तें सारी पूरी हैं, ठीक, तो फिर जज ने उनको अलाउ किया था कि वील ट्रीट एज ए बिजनेस। अच्छा, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज थी? उनकी 10 प्रॉपर्टीज। अच्छा, और उन्होंने वो खुद ही डील करते थे? खुद ही डील करते थे। अब उन्होंने देखा कि जनाब ये बिजनेस को अलाउ किया, जब बिजनेस उसको कंसिडर कर लिया गया, ठीक, प्रॉपर्टी रेंटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं था, प्रॉपर्टी बिजनेस कर लिया गया, यानी वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बिजनेस था। ठीक, तो उसके अंदर फिर उन्होंने उनको अलाउ किया। तो उसके लिए एक स्पेशल रिलीफ है, सेक्शन 162 का रिलीफ है, जिसमें आप बिजनेस को आप कंपनी में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ठीक, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मिसगाइड भी किया गया। मुगालते की वजह से वो इस तरफ चले गए। नहीं, बहुत सारे मिसगाइड, क्योंकि 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ऐसी मिसाल भी मैं देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए तो उन्होंने कहा मेरे पास 16 प्रॉपर्टी हैं और उनको मैं लेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन कर सकता हूँ? ठीक, जब मालूम किया गया तो वो फुल टाइम जॉब कर रहे थे किसी बैंक के अंदर। अच्छा, जब आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं तो किस तरह आप 20 या 25 आवर पर वीक इसमें भी लगा रहे हैं?
ठीक। तो लिहाजा दिस इज़ नॉट एलिजिबल। तो इसी तरह सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं। तो इसी तरह सर्कमस्टांसेस देख के आपका केस को असेस किया जाना चाहिए, वरना आपको वो अब तो कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में जाके जब रेवेन्यू की इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर आप उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। कुछ लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड भी किए हुए हैं। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन। जैसे खालिद साहब ने बताया, ये बड़ा अहम मौजू है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू के हवाले से जितने भी इसके एस्पेक्ट हैं उन पर गुफ्तगू करें। अगर कुछ एस्पेक्ट्स या कुछ ज़िमनी मामलात रह जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में भी इसी मौजू पर गुफ्तगू की जाए। वो जो लोग होल्ड किए हैं उनसे माजरत, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू गुफ्तगू, आज हमारा जो टॉपिक है वो बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन है। इस पर काफ़ी सारी गुफ्तगू हो चुकी है। जो लोग प्रोग्राम का पहला हिस्सा देख रहे थे वो भी होल्ड किए हुए हैं, कुछ सवालात करना चाहते हैं। मेरे सामने भी कुछ सवालात रखे हैं, अपने सवालात मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले टेलीफोन कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी पहले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम धीरज है। मैं पूछना चाहूँगा कि बाय टू लेट प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, वो मैं अपनी पर्सनल कंपनी के नाम पे खरीदूँ या अपने पर्सनल नाम पे खरीदूँ, क्योंकि मेरी वाइफ 40% टैक्स में आती है। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा और मुख्तसर सवाल। जी खालिद साहब। जी, इसके लिए थोड़े से और एक दो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होगी। अगर आप भी 40% टैक्स पेयर में, आपकी वाइफ भी हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर कंपनी के अंदर ख़रीदना ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस थोड़े देखने पड़ेंगे, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदनी है और वो बेसिक इन्वेस्टमेंट फ्यू ईयर्स के लिए, तो पर्सनल नाम पर, जॉइंट नाम पर ख़रीदी जाए, ताकि उनके कुछ अलाउंसेस भी हैं वो भी आपको मिल जाएँ। अगर आपको मज़ीद ये चाहिए तो मेरा ख्याल कि आप नंबर छोड़ दें, आपको तफसीलन हम फिर बताएंगे। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो। हेलो जी, कौन बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और क्या पूछना चाहेंगे? आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम करके बात करें। आप ऑन एयर हैं और सवाल कीजिए अपना प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। भैया मैं घर ले लूँगा। इधर कितने पैसे शो करना पड़ेगा और कितने इनकम शो करना पड़ेगा? आप घर लेना चाहते हैं? हाँ, घर लेना। तो क्या पूछना है, सवाल क्या है आपका? और सवाल ये है, लेकिन मैं कितने घंटे में शो करूँगी और कितने घंटे में शो करूँगी फुल टाइम के लिए, और कितना कुछ चीज़ वो बंद हो जाता है हमारे उधर बच्चे में इधर। चलिए ठीक है, आप अपना नंबर और नाम छोड़ दें, और चूँकि सवाल आपका हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रहा, हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल लेके और फिर आपको जवाब दे सकें। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं जो 40% टैक्स पेयर हूँ और मेरी वाइफ जो है वो नॉन वर्किंग है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं उनके साथ जो है वो जॉइंट टेनेंसी के जो अपोजिट होता है उसमें वो लेना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उसमें जो परसेंटेज शेयर जो एलोकेट करते हैं, टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से कितना शेयर उनके पास रखना चाहिए? अच्छा। और इसमें हम कोई टैक्स सेविंग और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया, खालिद साहब जवाब देंगे। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का भी जवाब दिया, सिमिलर था, तो आपके लिए थोड़े और हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, उसके बाद इसका प्रॉपर जवाब दिया जा सकता है। स्टैम्प ड्यूटी के जहाँ ताल्लुक़ है, आजकल स्टैम्प ड्यूटी अगर सेकंड प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं अप टू £500,000 तक 31 मार्च 2021 तक स्टैम्प ड्यूटी ज़ीरो है। लेकिन अगर आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है तो जो 3% एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी है वो लाजमी लगेगी। तो इसलिए आपके वकील इसको बता सकते हैं प्रॉपर्ली। जो आपने पूछा आपकी वाइफ के नाम पर बाय टू लेट या सेकंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी, वो देखना पड़ेगा कि आप उनके कितने % उनको देनी चाहिए, आपको 50% या 75% या 80%। वो जब प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे उस टाइम पर ये डिसीजन लेना चाहिए,
और ये भी देखना चाहिए कि उनका अपना डिपॉजिट उसमें कितना है, ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो आप टेलीफोन नंबर अपना नंबर छोड़ दें, तो आपसे मज़ीद तफसीलन बाद में हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो 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 जी, अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम करके बात करें तो आपको सवाल करने में और जवाब लेने में आसानी होगी। हाँ जी। हाँ जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो सर, मेरा नाम सुरुचि है। एक्चुअली मेरे पति एक आईटी कॉन्ट्रैक्टर हैं और मेरी सैलरी 40% टैक्स में आती है। अच्छा। एंड हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, बट हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हमें अपने पर्सनल नाम पे लेनी चाहिए या फिर एक लिमिटेड कंपनी के नाम पर। चलिए ठीक, आप लाइन पे रहिए, खालिद साहब जवाब देंगे। जी जैसे मैंने जिक्र किया, पहला क्वेश्चन भी यही था, तो इसके लिए मज़ीद कुछ मालूमात लेनी पड़ेंगी कि आपने शॉर्ट टर्म लेनी है या लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लेनी है, और उसकी क्या वजह क्या है, क्यों लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल ग्रोथ के लिए लेना चाहते हैं, या इनकम आपने सिर्फ स्कूल फ़ी प्लानिंग या इस तरह की चीज़ों के लिए है। तो इसलिए मज़ीद हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है बिफ़ोर। ये बेसिकली टैक्स एडवाइज़री प्रोग्राम नहीं है, हम जनरल बात करते हैं। अगर आप अपना नंबर छोड़ दें तो हम इसके बाद मज़ीद आपको मालूमात दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो जी, आपको जवाब मिल गया? मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है सर, एक छोटा सा है। जी फरमाइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो बाय टू लेट प्रॉपर्टी है, तो मैं अगर अपने घर में लॉजर रख रहा हूँ तो क्या मुझे 7,500 वो टैक्स अलाउंस मिल सकता है? ठीक है जी खालिद साहब। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। अगर आप लॉजर रख रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमने जिक्र किया था 7,500 तक जो रेंट है आपका, वो लॉजर जो देगा वो टैक्स फ्री है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर टोटल रेंट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, और उसमें आप एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। अप टू 7,500 तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं। टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो उसमें आप एक बॉक्स होता है वो टिक कर दें, दैट इज़ सफिशिएंट। बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम करके बात कीजिए प्लीज़। जी कौन? टीवी तो मेरा ऑफ है। जी कौन, क्या पूछना चाहेंगे? जी फरमाइए। मैं स्कॉटलैंड में रहता हूँ एंड ऐसा क्या है, मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं, लेकिन हम तो जस्ट नॉर्मल वर्कर हैं। 20% टैक्स में ही आते हैं जो नॉर्मल है। और हमने कुछ सेविंग करके 3-4 प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अच्छा। बाय टू लेट। अच्छा। लेकिन अभी तक आज तक हमने कुछ किया नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा रेंट इकट्ठा होता था उस रेंट को हम जमा करके अगली प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। अच्छा। डिपॉजिट लेके। तो हमने 3-4 प्रॉपर्टी खरीदी है जो बाय टू लेट हमने खरीद के किराए पे दी हुई है। अभी तक हमने HMRC को भी नहीं बताया इस बारे में ना कुछ। हम सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा आता है इकट्ठा करके नेक्स्ट ईयर कुछ नया ले लेते हैं, 1 साल में 2 साल में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम टैक्स या जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज है पूरी कर सकें, विद इन लॉ रहे हम? बिल्कुल ठीक है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस पर कई प्रोग्राम्स में हमने थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू की है। खालिद साहब ज़रा इसका तफसील से जवाब दीजिए। मैं तफसीलन आपको बता देता हूँ। पहले तो आपने जब से प्रॉपर्टी पहली ली थी, और आपको टेक्निकली आपको HMRC को इन्फॉर्म करना चाहिए। उनका जॉब नहीं है कि आपको वो तलाश करें। आपको अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हुआ है, जैसे रेंटल इनकम है, तो आपको HMRC को बताना चाहिए था। अब अगर ये नहीं बताया, नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजर गए हैं, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, तो आपके पास एक और विंडो अपॉर्चुनिटी है बिफोर रेवेन्यू एक्चुअली फाइंड आउट। अगर वो खुद फाइंड आउट कर लें और आपको ख़त लिखेंगे तो आपको नॉर्मल टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी होगी विच कुड बी अप टू 100%, और 100% ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट भी होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एक स्कीम है लेट प्रॉपर्टी कैंपेन, उसमें गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू ने इसलिए स्टार्ट किया, जो लोगों ने मिस कर लिया अपना रेंट, डिक्लेयर नहीं कर सकते वाट एवर रीज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जैसे आपने जिक्र किया, या किसी और वजह से, तो आप अपना डिक्लेयर कर सकते हैं पिछले 20 साल का, 20 ईयर्स पीछे तक जाके अपना रेंट और डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप टैक्स पे करें, नॉर्मल टैक्स, और उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो भी बहुत कम है, मैक्सिमम 20% है और मिनिमम 10% है, कभी 0 भी होती है। तो आप वो इस्तेमाल करें। अगर आपके अकाउंटेंट हैं तो वो आपको उनको पता होगा, या नहीं है तो किसी भी चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र से या टेलीफोन का नंबर छोड़ दें, हम आपको मज़ीद गाइड कर सकते हैं।
तो आप आसानी से पिछला जो है रेंट सारा डिक्लेयर कर सकते हैं और आगे जाके आपको आसानी होगी, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे या और मामलात होंगे फिर भी HMRC उनको मालूम हो जाएगा, तो फिर आपको मज़ीद पेनल्टीज़ और अगर डिक्लेयर नहीं किया हो तो लग सकती हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप इसको लाजमी तौर पर डिक्लेयर करें, गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इससे पहले कि मैं अगली कॉल लूँ, एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है, इन्हीं के सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक प्रॉपर्टी थी, उससे जो मुझे रेंट आया जमा करके मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, फिर उससे वो पैसे मैंने अपने इस्तेमाल नहीं किए बल्कि उससे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता गया, तो इससे भी कोई मुझे रिलीफ मिल सकता है आगे टैक्स में, या पेनल्टी ही पेनल्टी है? हाँ, इसमें ये क्वेश्चन का टेक्निकली सेकंड पार्ट ये भी था। बिल्कुल, उसमें अगर आप रेंट को इस्तेमाल करके डिपॉजिट देके अगली प्रॉपर्टी खरीदें, उसमें कोई रिलीफ नहीं। हर प्रॉपर्टी और रेंट जो रिसीव हुआ वो इंडिपेंडेंटली गिना जाएगा। ठीक। रेंट के अगेंस्ट आप अपने खर्चे जो हैं, इंटरेस्ट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जो नेट रेंट बचेगा उसके ऊपर टैक्स है। तो लिहाजा आप उसका लिंक नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी ली फिर उसके बाद दूसरी ले ली, तीसरी, इसलिए आपने वो पे नहीं किया। तो एवरी टाइम आपको रेंट आता है तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी, किसकी है? हेलो 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 जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मैं राजीव बोल रहा हूँ रेडिंग से। जी राजीव। मेरा क्वेश्चन है पर्सनल टैक्स रिलेटेड है। ये है कि मेरी एक आईटी कंपनी है, अभी जैसे IR35 चल रहा है तो मैं अपना आईटी कंपनी बंद करना चाह रहा हूँ। तो उसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कि जिससे मुझे सजेस्ट किया गया कि लिक्विडिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करने के लिए, जिसमें मेरा पर्सनल टैक्स लायबिलिटी सबसे कम हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पेई कंपनी में एम्प्लॉय रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपनी आईटी कंपनी बंद करके और लीज टैक्स पे करके, तो कौन सा ऑप्शन अच्छी, लिक्विडिफिकेशन अच्छी है कि क्या है, और कितना टैक्स देना पड़ेगा? मुझे बताया गया कि कैपिटल गेन टैक्स शायद देना पड़ेगा 10%, तो ये आप कंफर्म कर सके तो अच्छा रहता। बड़ा अहम सवाल है जी खालिद साहब। जी, ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। जो आईटी पर्सनल हैं उन्होंने कंपनी सेटअप की हुई थी, अब वो रूल ख़त्म हो रहे हैं 6 अप्रैल 21 से। तो अगर आपके पास कंपनी है ऑलरेडी चल रही, उसके अंदर फ़र्ज़ करें कोई डिपॉजिट्स हैं, मनी बची हुई है उसके अंदर, तो आपके पास इजी ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अगर उसकी अमाउंट 25,000 पाउंड से कम है तो आप नॉन लिक्विडेशन रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 25,000 पाउंड या उससे कम जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए कैपिटल। तो आपको डिविडेंड के तौर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमाउंट ज़्यादा है 25,000 पाउंड से, तो फिर अगर आपने ये बिज़नेस दोबारा कभी स्टार्ट कंपनी की ज़रूर नहीं करना हो, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर के लिए नहीं करना, तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। आजकल बहुत इनएक्सपेंसिव लिक्विडेशन हो जाती है। जब लिक्विडेशन रूट में जाएंगे तो कैपिटल ट्रीटमेंट होगी उसकी। जब कैपिटल ट्रीटमेंट होगी तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है वो मैक्सिमम आपको उसके ऊपर 10% होगा। अगर आपने अपना एंटरप्रेन्योर रिलीफ पहले इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जो आप बिज़नेस डिस्पोजल रिलीफ आजकल बोलते हैं, तो वो अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, आई एम श्योर कि वो नहीं किया, आपके पास 1 मिलियन पाउंड तक लिमिट है। तो अगर आपकी फ़र्ज़ के 100,000 उसमें पड़े हुए हैं तो लिक्विडेशन रूट में जाएं, उसको प्रॉपर कंपनी को तैयार करना पड़ता है, वो तैयार हो जाए, डी रजिस्टर हो जाए VAT के लिए, PA रोल के लिए, लिक्विडेटर फिर उसको इनएक्सपेंसिवली लिक्विडेट कर देगा और आपको फर्स्ट 12,300 तक कैपिटल गेन वो ज़ीरो होगा, उसके बाद 10% होगा। अगर मज़ीद मालूमात लेनी है तो आप मज़ीद हमें टेलीफोन नंबर छोड़ दें तो आपको हम मज़ीद मालूमात दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं ख्याल काफ़ी हद तक मालूमात दे दी हैं। अगली कॉल देखते हैं जी, किसकी है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे आपसे एक सवाल ये है कि मुझे ये मालूम करना है कि जैसे हम लोग जो रेंट आता है जी, वो डिक्लेयर करते हैं टैक्स के लिए जी, तो क्या कभी इंडियन रेवेन्यू ये पूछ सकता है कि आप जैसे फर्ज करें मुझे रेंट मिलता है 1200, मैं उसको 900 डिक्लेयर कर सकता हूँ, या मुझे 1200 और कभी आगे चल के फ्यूचर में HM रेवेन्यू ट्रेस कर पाएगा कि आपकी आप 1200 रेंट का आपने 900 क्यों डिक्लेयर करा हुआ है? बड़ा मासूमाना जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा मासूमाना सवाल है जी खालिद साहब। मासूमाना सवाल है, उसका मासूमाना जवाब। अगर आपकी HMRC इन्वेस्टिगेशन करे, अगर फ़र्ज़ करें, तो आपसे वो 3-4 चीज़ें बुनियादी तौर पर पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि अपना टेनेंसी एग्रीमेंट हमें भेज दें। वहाँ से अंदाज़ा होगा कि आपका टोटल जो रेंट जो ड्यू है पर मंथ उनको, वो कितना है।
और अगर उसमें से अगर आपने एजेंट के थ्रू दिया हो, फर्क अब £1200 आपका रेंट है पर मंथ या टेनेंसी एग्रीमेंट के मुताबिक, अगर उसमें एजेंट के थ्रू आ रहा है तो एजेंट अपनी फ़ीस काट के फर्ज करो आपको 1100 दे रहा है, तो 1100 टेक्निकली आपका रेंट है, लेकिन टैक्स रिटर्न में आपको 1200 डिक्लेयर करना चाहिए और -100 एज ए एक्सपेंस शो करना चाहिए। तो ये तरीका है। अगर आपने 1200 लिया और आप दिखाया है 900, तो वो आपने अंडर डिक्लेयर किया, तो फिर आपके ऊपर अगर रेवेन्यू इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके पास बहुत सारे और क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन की बुनियाद के ऊपर वो मालूम कर लेंगे इवेंचुअली कि आपका रेंट कितना था, तो लिहाजा उसके ऊपर फिर आपको टैक्स चार्ज करेंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि टेनेंसी एग्रीमेंट के मुताबिक जितना रेंट है वो ग्रॉस रेंट वो डिक्लेयर करें। अगर आपके खर्चे हैं कोई तो खर्चों वाले मद में वो क्लेम भी करें। नेट रेंट हो सकता है उतना ही आ जाए जितना आप कह रहे हैं, लेकिन आपको ग्रॉस डिक्लेयर करना चाहिए, फिर खर्चे क्लेम करने चाहिए। ये प्रॉपर अकाउंटिंग है उसकी। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। बहुत सारे लोग इस वक्त टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हुए हैं। बड़ा अहम मौजूद है बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन, और इस पे बहुत सारे सवाल और जवाब भी हो चुके हैं। और आज अच्छी बात है कि लोग टू दी पॉइंट सवाल कर रहे हैं, और खालिद साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स जो हैं ली जाएँ और सवालात के जवाब दिए जाएँ। आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा है। अगर आप सवाल बराह रास्त नहीं करना चाहते, इस ईमेल पे अपना सवाल छोड़ सकते हैं, या मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो अपना नंबर भी स्टूडियो के नंबर पे छोड़ सकते हैं। अब वक्त तो एक छोटे से वक्फे का, हाजिर खिदमत होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे माहिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र जनाब खालिद महमूद साहब क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, और आज जो मौजू है वो है बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन, और इसके बारे में बड़ी मुफीद और अहम मालूमात आप तक इन्होंने पहुँचाई हैं। आपके सवालात के जवाब भी ले रहे हैं, मेरे सामने भी सवालात रखे हैं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि जो लोग टेलीफोन लाइन पर होल्ड किए हैं काफ़ी देर से, उनसे बात की जाए, फिर मैं अपने सवाल और जवाब की तरफ चलूँगा। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि बाय टू लेट प्रॉपर्टी हमने बेच दी है, तो कितने में हम लोग तो 20% टैक्स में आते हैं, तो हमें कितना टैक्स भरना पड़ेगा और कितने दिनों तक भर देना पड़ेगा? आपने प्रॉपर्टी कब बेची है? अभी 2-3 महीने पहले। ठीक है, चलिए खालिद साहब आपके सवाल का जवाब देंगे जी। अच्छा जी, ये बाय टू लेट प्रॉपर्टी आपने जो सेल की है 6 अप्रैल 2020 के बाद रूल थोड़े से चेंज हो गए थे। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी तो उसके अंदर आपको 30 डेज़ के अंदर आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी थी 6 अप्रैल 2020 के बाद। जैसे आपने जिक्र किया कि 2-3 महीने हुए, तो वो 30 डेज़ में वो ड्यू थी वो आपकी जो रिटर्न, और जो अगर टैक्स कोई ड्यू था वो भी 30 डेज़ के अंदर ही ड्यू था। पहले जो होता था कि आप साल के बाद अपनी टैक्स रिटर्न के थ्रू वो फाइल करते थे, अब रूल थोड़े से बदल गए हैं। स्टैम्प ड्यूटी 14 डेज़ में पे करते हैं जब आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं, तो जब सेल करते हैं तो कैपिटल गेन 30 डेज़ में और रिटर्न भी 30 डेज़ में फ़ाइल होती है पहली। जहाँ तक आपने ताल्लुक पूछा है कि कितना टैक्स होगा, तो उसके लिए अगर आप 20% टैक्स पेयर हैं, और अगर आपका कैपिटल गेन अज्यूम करें कि आपका कैपिटल गेन है £40,000, तो उसमें फ़र्स्ट 12,300 के करीब टैक्स फ्री होगा। बाकी जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 18% टैक्स होगा। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी थी तो हस्बैंड वाइफ को 12,300 ईच टैक्स फ्री होगा। उसके बाद जो बाकी बचेगा उसके ऊपर 18% टैक्स है। अगर आपका कैपिटल गेन ज़्यादा था, मोर देन 50,000 से ऊपर था और आपकी बाकी इनकम समझें नहीं थी, तो फिर उसके ऊपर 28% टैक्स होगा सर्टन अमाउंट के बाद। फर्स्ट अप टू 50,000 पहले अलाउंसेस निकाल के 12,300, अगर फिर भी पहला 50,000 जो है उसके ऊपर 18%, उसके बाद 28%। तो अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो हमें अपना नंबर छोड़ दें, तो हम आपको मज़ीद मालूमात दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? भैया सॉरी, मैंने फिल्म फ़ोन किया लेकिन वो सही सवाल नहीं।
जब मैं घर ले लूंगा जी और घर ले लूंगा, लेकिन मेरे बीबी पर नाम पे ले लूंगा, मेरे नाम, मेरी बीबी काम नहीं करती, वो हाउस वाइफ है। ठीक। और लेकिन मैं काम करता, मैं कितने घंटे शो करूँ, या 36 या 40, मैंने किसी ने सुना ये बोलते 40 क्या होगा, ये डबल चेक करना पड़ेगा, लेकिन कितना इनकम देना पड़ेगा, लेकिन 20,000 25,000 कितना वो देना पड़ेगा, वो मुझे थोड़ा बताना। आप होल्ड कीजिए, खालिद साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जो मैं समझाऊँ, खालिद साहब ये घर लेना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे कितनी अपनी आमदनी शो करनी पड़ेगी कि मैं घर ले सकूं। मेरी बीवी जो है वो हाउस वाइफ हैं, वो टैक्स नहीं देती, जाहिर है। तो इन सर्कमस्टांसेस में मेरा ख्याल के हमारे प्रोग्राम के मुतल्लिक़ क्वेश्चन नहीं है। जो IFA कोई बता सकता है कितनी इनकम होनी चाहिए, वो कितना उनको मोर्गेज या कितनी मिले, अगर तो ये क्वेश्चन है। तो अगर इनको मज़ीद मालूमात चाहिए तो हमारा नंबर छोड़ दें। तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, तो खालिद साहब आपसे मज़ीद तफसील मालूम करके फिर आपको टू दी पॉइंट और मुनासिब जवाब दे सकेंगे। अगली कॉल देखते हैं जी, किसकी है। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो। जी ज़रूर। एक तो कि मेरे 3 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, वो लॉन्ग टर्म से हम लोगों ने ले रखी हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक, तो मैं अगर उन प्रॉपर्टीज को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दूं तो वो अगले 7 साल में इनहेरिटेंस टैक्स फ्री हो जाएंगी, और दूसरा कि उनका जो रेंटल आता है वो रेंटल मैं खुद क्लेम कर सकता हूं या वो रेंटल फिर बच्चों के नाम जाएगा? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा जो है, मैं भूल गया, मैं अभी आपको फिर बता दूंगा, लेकिन इसका मुझे आप अगर जवाब देंगे। चलिए तो आपके पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। अगर आपको दूसरा सवाल याद आए तो होल्ड किए रखिए, फिर आप दूसरा सवाल भी खालिद साहब के सामने रख सकते हैं। जी खालिद साहब। अच्छा, इसमें दूसरे सवाल का जो है कि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी बीवी भी 15 साल से रिटायर्ड हैं, और हम लोग खुद ही प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, किसी एस्टेट एजेंट को हमने, लेटिंग एजेंट को मैनेज करने के लिए नहीं दी है। ठीक है। तो वो एज बिजनेस ट्रीट हो सकती हैं, और क्या रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकती हैं, या हम लोग वो उनको बिजनेस की तरह से क्लेम नहीं कर सकते? ठीक है जी। अच्छा, जो आपके जो क्वेश्चन है पहले वाला दिलचस्प क्वेश्चन है, उसमें हमें मज़ीद कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन मैं एक जनरल सा जवाब दे देता हूँ उसमें। अगर आप अपनी 3 बच्चे हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये कह रहे हैं कि क्या इनहेरिटेंस टैक्स उस पर लगेगा? ये दोनों मियाँ बीवी काम नहीं करते, रिटायर्ड हैं। जी, उसमें जैसे मैंने मालूमात ये लेनी है कि फ़र्ज़ करें उसकी जब प्रॉपर्टी ख़रीदी थी उनकी क्या वैल्यू थी, अब आजकल क्या वैल्यू है, उसके ऊपर लोन्स हैं, इस तरह की चीज़ें। मैं मोटा सा इसका जवाब ये दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके 3 प्रॉपर्टी 3 बच्चों को अगर देना चाहते हैं, सबसे पहले आप इनहेरिटेंस टैक्स को ना ज़हन में रखें, सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स को ज़हन में रखें। जब आपने प्रॉपर्टी ली थी, अब फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी ली थी, उसकी वैल्यू थी 150,000 पाउंड, अब उसकी वैल्यू है समझे 250। तो जो 100,000 अपलिफ्ट हुआ है, जो कैपिटल गेन बना है, उसके ऊपर 100,000 के ऊपर ट्रांसफ़र के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा आपको, आपके बेटे या बेटी को नहीं, आपको लगेगा। उसको पहले तो आपने देखना है। अगर उसके ऊपर लोन कोई है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी भी लग सकती है, लेकिन अगर लोन बहुत पहले ली हुई लोन नहीं है तो कैपिटल गेन सबसे बड़ा इशू है। अगर कैपिटल गेन का इशू हल हो जाए तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये आपकी जो गिफ्ट आपने किया है उसके लिए 7 ईयर का क्लॉक फिर उस दिन से स्टार्ट होगा, और वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी स्टेट का हिस्सा रहेंगी 7 साल तक। अगर खुदा न खास्ता आपको 7 ईयर के अंदर कुछ हो जाता है तो वो आपकी कैपिटल इनहेरिटेंस टैक्स स्टेट का हिस्सा होगी, और उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स भी लग सकता है। जो 7 ईयर का क्लॉक है वो उसको, उससे पहले मैं जिक्र किया कि आपको कैपिटल गेन का सोचना चाहिए। और आखिरी बात आपने कहा कि क्या मैं उसके बाद भी उसका रेंट ले सकता हूँ, कि गिफ्ट भी करती हैं प्रॉपर्टीज़, और क्या मैं उसका रेंट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो 7 ईयर क्लॉक है वो फिर ख़त्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा अनटिल आपकी वो प्रॉपर्टी रेंट आप लेना बंद कर दें, फिर उसके बाद 7 ईयर का क्लॉक स्टार्ट होगा। इस गिफ्ट विद रिजर्वेशन सेक्शन 1 और 2 में एंटी अवॉइडेंस है कि आप गिफ्ट भी कर रहे हैं चीज़ को और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं, ये दोनों काम नहीं कर सकते। अगर मज़ीद मालूमात लेनी है, मैंने पहले जिक्र किया, हमें कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, इसकी कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं आप, तो हमसे आप रब्ता करें, मैं आपको मज़ीद एडवाइस कर सकता हूँ। ठीक।
मेरे ख्याल है इनको किसी हद तक जवाब मिल गया। अगली कॉलर देखते हैं जी कौन है। और एक और बात बता दूं, अगर आप उर्दू में हमसे सवाल करें, हिंदी में सवाल करें या पंजाबी में सवाल करें तो हम ये समझते हैं आपको यही ज़बान आती है तो हम उसी ज़बान में जवाब देते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी में सवाल करेंगे तो हमारी कोशिश होती है आपको अंग्रेज़ी में ही जवाब मिले। देखते हैं जी अगले कॉलर कौन है। हेलो Hello, my name is Tara. Hello. I want to make what it is we come. I'm not retirement age, but due to health issues, I'm not working, and my husband is a retired age. Our property has increased in value, which is, as far as I on the inheritance tax band, which is 650 between two of us. Understand? But what we intend to do is put. We've got 3 daughters. We want to put 2 of our daughters' name into the property transfer. I like put their names in it. So if tomorrow anything happens to us or both of us, that doesn't come into inheritance tax band. Do you understand what I'm trying to say? And so we want to bring down our inheritance tax down. Okay. Because the property has gone up drastically, especially with this lockdown and COVID and everything. It's gone up quite a bit since we bought it. So stay online and Khalisa will answer your question. If there is anything to ask, then he will ask. Yes. Yeah, thank you. Right, okay. Thank you. Yes, as I mentioned in my previous some programs, that if you got a property value up to £1 million, which is main house, it should be inheritance tax free. You must have a proper mirror will. So at the first demise, property actually goes to the surviving spouse. On the second demise, the property can be distributed directly to your children or your grandchildren. It's called descendant. £650,000 are the basic allowances between husband and wife. But government provided further allowances, £175,000 per person from 6 April 2017. Now you got $500,000 each, those allowances available. They are transferable. So in the first death, for example, husband, for example, unfortunately die, then that property that can go to surviving spouse. At a surviving spouse death, up to £1 million, it will be no inheritance tax payable. If you got further question, again I say you can contact us. We can provide you further information on that. बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो हेलो। हाँ जी जी कौन क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे 5 टेनेंट में से 4 टेनेंट मुझे कैश में पे कर रहे हैं बिकॉज दे अर्न इन कैश, और एक ही टेनेंट है जो वो बैंक ट्रांसफर से पे कर रहा है। और तो ऐसी कोई लिमिट है कि मैं कितना रेंट एज अ कैश ले सकता हूँ? मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ HMRC, सो आई एम आल्सो पेइंग माय रिटर्न। तो आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट है उनके साथ? हाँ जी है, मेरा टेनेंसी एग्रीमेंट है। और मैं जो एक्सपेंसेस जो क्लीनर या फिर गार्डनर के और जो शॉप्स में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाता हूँ तो उसके कोई बिल्स नहीं मिलते मुझे, तो वो कैसे मैं दिखाऊं? चलिए ठीक है, बड़ा दिलचस्प सवाल है जी खालिद साहब। अच्छा जी, कैश को क्वेश्चन हमने पहले भी एंटरटेन किया। उसमें ये है कि अगर आपको कैश मिल रहा है या बैंक ट्रांसफ़र मिल रहा है या कोई आपको फर्ज क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, कोई भी मीन्स हैं, बिटकॉइन से पे कर रहा है, कोई भी मीन्स से आपको पैसे मिल रहे हैं, आपकी जो ग्रॉस रेंट है एज़ पर टेनेंसी एग्रीमेंट दैट इज़ यू हैव टू डिक्लेयर ऑन योर टैक्स रिटर्न रिगार्डलेस जो मीडियम ऑफ पेमेंट वो क्या है। एक तो ये बात, उसकी लिमिट है कैश पेमेंट की, वो पूछ रहे हैं। देयर इज़ नो लिमिट। आपका जो टोटल रेंट है फ्रॉम एवरी सिंगल पाउंड टू लेके जितना भी रेंट है वो टोटल आपने एज़ पर टेनेंसी एग्रीमेंट आपने वो डिक्लेयर करना है अपनी टैक्स रिटर्न में। वो किस तरह मिला है, बैंक ट्रांसफ़र मिला है, कैश मिला है, किसी और तरीके से मिला है, वो रिगार्डलेस है। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं जिसकी आपको रसीट वगैरह नहीं है तो आप कोशिश करें उनकी रसीट मिले। अगर नहीं है तो आपका सेकंड प्रूफ ये है कि वो आपके पास अगर प्रूफ है पेमेंट का, बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट हुई है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कैश से पेमेंट की है फिर भी आप उसकी कोई ना कोई एविडेंस बना के रखें कि किसको पे किया है, वो बेयर मिनिमम एविडेंस रेवेन्यू एक्सेप्ट करेगा प्रोवाइडेड कि वो एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली इज इनकर्ड फॉर द सेक ऑफ दैट बिजनेस। बिल्कुल ठीक है।
प्रोग्राम का वक्त सिमट रहा है। ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद, आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प था। बाय टू लेट प्रॉपर्टी के हवाले से और बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के तनाजुर में बड़े अहम जो है एस्पेक्ट्स के डिस्कस हुए और मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को उनके सवालात के जवाब भी मिल गए। अब भी बहुत सारे लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हैं और मुझे स्टूडियो से बताया जा रहा है कि अगर खालिद साहब प्रोग्राम के बाद भी कुछ देर स्टूडियो में मौजूद रहें तो उनकी टेलीफोन कॉल्स हम ऑफ एयर लेंगे। कोशिश करेंगे कि आज जो कॉलर्स हमारे साथ हैं उनको उनके सवालात के जवाब मिल जाएं। और आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पे जो हमारा ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, खालिद महमूद CTA टाइप करें तो वहाँ भी आपको इन प्रोग्राम्स की तफसील मिल सकती है। बल्कि आप की सपोर्ट की वजह से आपकी जो है बहुत सारी जो कहना चाहिए कि यानी इस प्रोग्राम की पसंदीदगी की वजह से हमारा जो ये प्रोग्राम है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जो है देखा जाता है। बल्कि आपसे गुजारिश है इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं खालिद महमूद साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए। और आज का मौजू जो है वो अभी इसको हमने मज़ीद डिस्कस करना है। कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन के और इसी तनाजुर में बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ के अगले प्रोग्राम में और उससे अगले प्रोग्राम में इसको मज़ीद डिस्कस किया जाए, आपके सवालात लिए जाएँ और आपके सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएँ। अब मुझे और खालिद महमूद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।